जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BABG 171 यानी कि भीमराव अंबेडकर चिंतन के जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आप लोग जून 2025 एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन प्रश्नों को एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइएगा। और आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने गेस्ट पेपर्स को तैयार कर दिया है। तो गेस्ट पेपर की आपको PDF कहाँ से डाउनलोड करनी है वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देंगे। और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हम आगे की क्लासेस आपके लिए ला सकें। अगर आपके अदर पेपर कोर्स हैं उनको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हम उस पर भी क्लासेस को लेकर आ सकें। हो सकता है कभी एक दो क्लासेस जो है एक दो पेपर कोर्स हमसे छूट जाएं। वैसे हम सभी पेपर्स को कोर्स को कवर करेंगे, जितने भी आपके बैचलर्स के हैं, कॉमर्स के हैं, तो उन सभी को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। पूरी क्लासेस आपकी होंगी तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सभी क्लासेस को एक साथ कवर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे और आपका एग्जाम जो है 100% अच्छा जाएगा। तो बस अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और सिंपल एक कमेंट करके बता देना है कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा प्रश्न आता है, हिंदू सामाजिक व्यवस्था पर अंबेडकर की विचार की विवेचना कीजिए। यानी कि जब 1950 चल रहा था, यानी कि 19 का जो है युग चल रहा था, तो उस समय हिंदू सामाजिक व्यवस्था पर अंबेडकर जी के क्या विचार थे उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये जो आपका पेपर है पूरा भीमराव अंबेडकर पर है, तो उसी से रिलेटेड हम सारी जानकारी यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हिंदू सामाजिक व्यवस्था पर अंबेडकर के विचार देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू सामाजिक व्यवस्था की गहन आलोचना की और उसे सामाजिक असमानता, भेदभाव और उत्पीड़न का मूल कारण माना था। यानी कि उन्होंने आलोचना करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज की जो है उसकी आलोचना, इसमें कौन सी खराबी है वो सारी चीजें निकालना ही आलोचना कहलाता है। जैसे हिंदी साहित्य में समालोचना, आलोचना, ये सारे शब्द आते हैं। तो आलोचना का मतलब होता है किसमें कोई खामियां हैं, कोई बुराइयां हैं, वो सभी चीजें निकालना ही आलोचना कहलाता है। उनका विश्लेषण ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से था। अंबेडकर के विचारों ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया और सामाजिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी चेतना जगाई। यानी कि जब भीमराव अंबेडकर ने उसका विश्लेषण किया तो उसको ऐसे नहीं विश्लेषण किया उन्होंने, ऐतिहासिक यानी कि जो इतिहास में हुआ, और जो धार्मिक रूप से, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से था। अंबेडकर के विचारों ने भारतीय समाज को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। वो आगे हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने दलित लोगों के लिए क्या क्या चीजें की थी। तो सबसे पहले उन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना की। तो आलोचना करते समय उन्होंने क्या कहा, अंबेडकर ने हिंदू समाज की सबसे बुनियादी समस्या के रूप में जाति व्यवस्था को चिन्हित किया। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था एक विभाजनकारी प्रणाली है जो लोगों को जन्म के आधार पर ऊंच नीच में बांटती है। यह व्यवस्था सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी को रोकती है और व्यक्ति की योग्यता या प्रतिभा के आधार पर उन्नत के मार्ग को बंद कर देती है। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा एक ब्राह्मण जात में पैदा होता है, एक नीची जाति में पैदा होता है, तो जो ब्राह्मण जात के लोगों को सुविधाएं मिल पाएंगी, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, तो वो लड़का कुछ अच्छा कर लेगा। लेकिन जो नीच जात का लड़का है, नीची जात का लड़का है, तो उसके पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो आगे चलकर कुछ कर सके। तो इससे क्या होता है, उससे उन्नत के मार्ग बंद हो जाते हैं, ये अम्बेडकर जी कहना चाहते हैं। इसके बाद है, अंबेडकर ने जाति को एक वर्ग नहीं बल्कि वर्गों का वर्गीकरण कहा। अर्थात यह एक बंद संरचना है जहां जातियां आपस में मेल नहीं खा सकती हैं। तो ये उनका कोट है। देखिए, कोई भी कोट जो है एग्जाम में आपकी मदद करेगा। तो इस कोट को अगर आप तैयार कर लेंगे, अगर आपके एग्जाम में लिख देंगे तो आपको नंबर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस कोट को आपको क्या करना है, इस कोट को जो है कॉपी में, अभी कॉपी खोलिए और अगर आपके पास कोई कॉपी है तो उसमें आप इस कोट को जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, उसको हम हाईलाइट कर देंगे। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो PDF डाउनलोड करने के आपको क्या करना होगा वो हम आपको बता देते हैं। तो PDF डाउनलोड करने की सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, वहां पर लिखना है BABG 171 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जून 2025 एग्जाम, और पीछे आपको लिख देना है हिंदुस्तान नॉलेज।
और वहां पर आर्टिकल आ जाएगा। उस आर्टिकल पर आपको क्लिक करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो वहां पर आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। अगर आपको गेस्ट पेपर डाउनलोड करने तो सिंपली आपको गूगल पे आना है, यहाँ पे सर्च करना है shop.hindustannowledge.com। ये आपको सिंपली सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की जो है हमारी वेबसाइट आ जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इस व्हाट्सअप पर आप क्लिक करेंगे व्हाट्सअप आइकन पर तो आप हमारे सीधे व्हाट्सअप से जुड़ जाएंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको पेपर कोड सर्च करना है BA BG। जैसे सर्च करेंगे तो देखिए BA BG 171 BR अम्बेडकर चिंतन इन हिंदी गैस पेपर आ जाएगा। अगर आपको इंग्लिश में डाउनलोड करना है तो इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। सिंपली बाय नाउ पर आपको क्लिक करना है और अपनी सारी डिटेल्स फिल आउट करनी है। चेकआउट पेज आपके सामने खुल जाएगा। सिंपली कंटिन्यू पेमेंट करेंगे और अपना पेमेंट करके जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। देखिए पीडीएफ का जो है लिंक आपके ईमेल पर भी आ जाएगा, तो ईमेल आप बिल्कुल सही डालिएगा, ठीक है। वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ये आपको दिया गया है, इस पे भी जाके आप लोग परचेज कर सकते हैं। अब चलते हैं वापस हम अपनी क्लास पर। तो यहाँ पर देखिए क्या उन्होंने कहा इसके बाद आगे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनहिलेशन ऑफ कास्ट में जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की जरूरत पर बल दिया था। तो उनकी इस पुस्तक को भी आपको याद रखना है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। इसके बाद है मनुस्मृति और धार्मिक ग्रंथों की आलोचना। अंबेडकर ने हिंदू धर्म ग्रंथों विशेषकर मनुस्मृति की तीव्र आलोचना की, क्योंकि ये ग्रंथ ब्राह्मणवादी वर्चस्व को स्थापित करते हैं। रिसेंट में अभी एक पिक्चर जो है रिलीज हुई है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फूले। क्या नाम है? ये ज्योतिबा राव फूले पर मूवी बनी हुई है। तो इस फूले मूवी को अगर आप लोग देखेंगे तो जाति जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसे काम करती थी, इस पिक्चर में आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख पाएंगे। अगर आप लोग इस क्लास को रोक के उस वीडियो को देखिएगा, सबसे पहले आप इस क्लास को देख लीजिएगा, इसके बाद इस मूवी को देखिएगा, तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये क्लास समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद स्त्रियों और शूद्रों की प्रति इन ग्रंथों में घोर अवमानना और भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण है। देखिए इस मूवी में भी क्या होता है कि जो फूले जी होते हैं वो स्त्रियों को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि स्त्रियों को अगर पढ़ाएंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, तो उनकी जो है कठिनाइयां कम होंगी। लेकिन ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, उनको पढ़ाने नहीं देते हैं। मनुस्मृति ने दलितों को सामाजिक अधिकारों से वंचित कर उन्हें गुलामी की स्थिति में रखा। यानी कि मनुस्मृति क्या कहती, वो उनका जो है जन्म सिद्ध ही, यानी कि उस कुल में पैदा हुए हैं तो वो उनकी नियति ही है, और ब्राह्मण लोगों को वहां पर उठाया गया है। तो मनुस्मृति की उन्होंने सबसे पहले जो है आलोचना की थी। यानी कि हिंदू धर्म का जो ग्रंथ है मनुस्मृति, उसमें कुछ ऐसा वर्णन है कि स्त्रियों को वहां पर जो है कोई भी जगह नहीं दी गई, उनके साथ भेदभाव किया गया है। तो इस पिक्चर में आप लोग फूले पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति दहन दिवस मनाकर इस प्रतीकात्मक विद्रोह के माध्यम से हिंदू धार्मिक संरचना के विरुद्ध अपनी असहमति जताई थी। इसके बाद है वर्ण व्यवस्था बनाम जाति व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था बनाम जाति व्यवस्था पर बात करते हैं। अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के अंतर को समझाते हुए कहा कि वर्ण व्यवस्था मूलतः कार आधारित थी, लेकिन बाद में यह जन्म आधारित जातियों में बदल गई। यानी कि जब अगर हम लोग प्राचीन महाभारत जिस समय थी उस समय, तो वहां पर वर्ण व्यवस्था क्या थी, कार आधारित थी। यानी कि कर्म के आधार पर लोगों को ब्राह्मण माना जाता था, कर्म के आधार पर लोगों को क्षत्रिय माना जाता। लेकिन बाद में ये जन्म आधारित हो गई। जब वर्ण कर्म से हटकर जन्म पर आधारित हो गया, तब सामाजिक अन्याय की शुरुआत हुई। यानी कि जब जो वर्ण है वो कर्म से हटकर जन्म पर आ गया, उससे जो है समाज में सामाजिक अन्याय की शुरुआत हुई। इसके बाद है दलितों की स्थिति और सामाजिक बहिष्कार। अंबेडकर ने दलितों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहा कि उन्हें अछूत माना जाता है और सामाजिक के हाशिए पर रखा जाता है। यानी कि समाज के जो भी उच्च जाति के वर्ग हैं वो सब उनका शोषण करते हैं। इसके बाद उन्हें शिक्षा, मंदिर, जल स्रोत आदि की पहुंच की अनुमति नहीं थी। यानी कि उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। उन्हें शिक्षा जो है पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसके बाद जल स्रोत, यानी कि कोई भी कुएं में नहीं जा सकते थे वो। ये गुठली मूवी भी है, उसमें भी इस चीज का वर्णन किया गया है। उसमें एक छोटा सा लड़का होता है, उसको जो है क्लास में पढ़ने नहीं दिया जाता है, जबकि वो पढ़ने में अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें जो है उस समय चल रही थी। इसके बाद है यह बहिष्कार केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि धार्मिक रूप से भी वैध ठहराया गया था। यानी कि हिंदू धर्म लोग, जो हिंदू के लोगों के थे, जो उच्च जात के वर्ग के लोग थे, वो इसे क्या कह रहे थे, इससे ये लोग यानी कि वैध मतलब कि सही ठहरा रहे थे। यानी कि ये इन लोगों की नियति ही है, इसलिए इनके साथ ऐसा ही होगा।
इसके बाद उन्होंने इसे मानवता के विरुद्ध पाप कहा और इसके खिलाफ एक संगठित सामाजिक आंदोलन भी चलाया था। इसके बाद है सुधार बनाम उन्मूलन। अंबेडकर का मानना था कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था को सुधारने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें ही असमानता पर आधारित हैं। उन्होंने कहा, रिफॉर्म ऑफ द सोशल ऑर्डर इज इम्पॉसिबल विदाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। ये उनका कोट है। इस कोट को भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी में, उसे जो है रोज रूटीन में लाइए, जिससे आपकी एग्जाम में आपकी मदद मिलेगी। अतः उन्होंने सामाजिक व्यवस्था का उन्मूलन आवश्यक बताया। इसके बाद है धर्म परिवर्तन का निर्णय। तो धर्म परिवर्तन का निर्णय, तो धर्म परिवर्तन का निर्णय कैसे लिया? हिंदू सामाजिक अन्यायपूर्ण संरचना से निराश होकर अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया और लाखों अनुयायियों के साथ धर्मांतरण किया। यानी कि वो हिंदू सामाजिक की जो अन्यायपूर्ण संरचना थी उससे वो निराश होकर उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसके बाद उनका क्या कहना था? मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, पर मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। इस कोट को भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो सिंपल है, मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, पर मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। उन्होंने बौद्ध धर्म को समानता, नैतिकता और स्वतंत्रता का वाहक बताया। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर के विचार हिंदू सामाजिक व्यवस्था की गहरी आलोचना प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार यह व्यवस्था शोषण, भेदभाव और समानता की पोषक है। अंबेडकर ने केवल इसकी आलोचना की, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और आत्मसम्मान की स्थापना के लिए वैकल्पिक मार्ग भी सुझाया। उनके विचार आज भी भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और न्याय की दिशा में प्रेरणा का स्रोत है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा प्रश्न है, जाति व्यवस्था पर गांधी और अंबेडकर के मतभेदों पर चर्चा कीजिए। यानी कि देखिए, गांधी जी और अंबेडकर दोनों लोगों ने जो है जाति पर काम किया, यानी कि जाति व्यवस्था को सुधारना चाहते थे, लेकिन दोनों लोगों के तरीके अलग अलग थे। तो उसी के बारे में यहाँ पर हमको पढ़ना है। तो जाति व्यवस्था पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों में गहरा मतभेद था। यद्यपि दोनों ही भारतीय समाज में समानता और सामाजिक सुधार के समर्थक थे, लेकिन जाति व्यवस्था को लेकर उनके दृष्टिकोण, समाधान और कार्यशैली में मूलभूत अंतर थे। इन मतभेदों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सामाजिक न्याय की दिशा में एक गहन वैचारिक बहस को जन्म दिया। जाति व्यवस्था की मूल प्रकृति पर दृष्टिकोण। तो सबसे पहले हम लोग देखें गांधी का दृष्टिकोण क्या था। गांधी ने जाति व्यवस्था को हिंदू समाज की प्राचीन सामाजिक संरचना माना। उन्होंने इसे पूर्णतः नकारा नहीं, बल्कि सुधार की दृष्टि से देखा। गांधी ने माना कि वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रकार के आधार पर थी और यह जन्म आधारित न होकर आदर्श रूप में सामाजिक संतुलन के लिए थी। उन्होंने जातियों को बनाए रखते हुए अछूत प्रथा को समाप्त करने की वकालत की। तो गांधी जी ने क्या किया? जाति व्यवस्था को हिंदू समाज की प्राचीन जो है सामाजिक संरचना माना और उसमें कहा कि उन्होंने कहा कि इसे जो है पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता, बल्कि जो हिंदू समाज है उसमें सुधार की दृष्टि से उन्होंने देखा। उन्होंने और क्या कहा? जाति प्रथा में मूलतः दोष नहीं है, यह सामाजिक कार्यों का विभाजन है। अछूत प्रथा पाप है। देखिए, जाति व्यवस्था उन्होंने क्या कहा? जाति व्यवस्था में कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह सामाजिक कार्यों का विभाजन है, परंतु अछूत जो प्रथा है वो पाप है। ये गांधी जी का कथन है। तो इस कोट को भी आप अच्छे से कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद है अंबेडकर का दृष्टिकोण। तो अंबेडकर ने जाति व्यवस्था की पूरी तरह अन्यायपूर्ण और अमानवीय माना। उनके अनुसार यह न केवल समानता को असमानता को जन्म देती है, बल्कि सामाजिक उन्नति के सभी मार्गों को बंद कर देती है। अंबेडकर ने इसे केवल सुधारने के बजाय पूर्णतः नष्ट करने की आवश्यकता बताई। तो यहाँ पर देख ली, दोनों लोगों के अलग अलग विचार हैं। इसके बाद उन्होंने क्या कहा? जाति व्यवस्था को समाप्त किए बिना ना तो सामाजिक लोकतंत्र संभव है, ना ही राजनीतिक समानता का कोई अर्थ है। ये अंबेडकर जी का कोट है। तो इस कोट को भी आप कॉपी में लिख लेंगे। ये अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपका जो है आंसर ऑथेंटिक माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं अछूतों की स्थिति पर विचार करते हैं। तो गांधी जी के क्या विचार थे?
गांधी ने अछूतों को हरिजन यानी कि भगवान के लोग कहा और उनके लिए समाज में सम्मानजनक स्थान की मांग की। वे अस्पृश्यता को पाप मानते हैं लेकिन जाति व्यवस्था को नहीं मानते हैं। इस पर अंबेडकर जी ने क्या कहा? अंबेडकर ने हरिजन शब्द को अपमानजनक माना और कहा कि यह दलितों की वास्तविक पीड़ा को छिपाता है। जी कैसे छिपाता है? देखिए, हरिजन कहने से इसका मतलब ये नहीं कि उनका शोषण बंद हो जाएगा। जैसे अगर किसी खराब खाने को अच्छी पैकिंग में बंद कर दिया जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो खाना अच्छा हो गया। तो यही बात यहाँ पर अंबेडकर जी कह रहे हैं कि हरिजन जो है शब्द देने से उनके जो दलितों की वास्तविक पीड़ा को ये कम नहीं कर देगा। उनके अनुसार अछूतों की समस्या का समाधान हिंदू धर्म की जातिगत व्यवस्था को समूल नष्ट किए बिना नहीं हो सकता। यानी कि जो उस समय हिंदू धर्म की जातिगत व्यवस्था चल रही थी, अगर उसको समूल यानी कि जड़ के साथ नष्ट नहीं किया गया, तब तक जो है अछूतों की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसके बाद आता है पूना पैक्ट 1932 में होता है और उनका टकराव होता है। तो 1932 में ब्रिटिश सरकार ने अछूतों को अलग निर्वाचन मंडल देने की बात की, कम्युनल अवार्ड। अंबेडकर इसका समर्थन करते थे क्योंकि इसमें दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलता है, वे स्वतंत्र आवाज बन सकते हैं। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि जो अछूत लोग हैं उनको हम अलग निर्वाचन आयोग दे देंगे, उनमें उन्हीं के लोग चुनाव लड़ेंगे। यानी कि उन्हीं के लोग, मतलब कि अछूत जात के लोग चुनाव लड़ेंगे, अछूत जात के लोग जो है उसमें सारे निर्णय लेंगे। तो इस पर क्या हुआ? इसको जो है अंबेडकर जी ने समर्थन किया था, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया था। गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया, यह कहते हुए कि इससे हिंदू समाज विभाजित हो जाएगा। परिणाम इसका क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि अंबेडकर जी भारी दबाव में आए और उन्होंने पूना पैक्ट किया, जिसमें अलग निर्वाचन मंडल की जगह आरक्षित सीटों पर यानी कि रिजर्व सीटों पर समझौता हुआ था। यानी कि इस समय जो आरक्षित सीटें मिलती हैं वो पूना पैक्ट का ही परिणाम है। अंबेडकर ने इसे कड़वा समझौता कहा, जो मजबूरी में किया था क्योंकि गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे और वहां पर भी अब कोई तरीका नहीं था। भीमराव अंबेडकर के पास भी कोई तरीका नहीं था। अगर गांधी जी की मृत्यु होती है तो आगे चलकर देश में हालात बिगड़ते हैं। इसलिए उन्होंने ये क्या किया? इसको मजबूरी में किया था और इन्होंने इसको कड़वा समझौता भी कहा था। इसके बाद है धर्म परिवर्तन का सवाल। तो यहाँ पर गांधी जी धर्म परिवर्तन के क्या कहते? धर्म परिवर्तन के खिलाफ थे। वे मानते थे कि हिंदू धर्म को भीतर से सुधार कर अछूतों को सम्मान दिलाया जा सकता है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? अगर हम लोग हिंदू धर्म को भीतर से सुधार दें तो अछूतों को सम्मान दिलाया जा सकता है। अंबेडकर के क्या विचार थे? अंबेडकर हिंदू धर्म को सुधार ना करने योग्य मानते थे। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि वहां समानता और करुणा का भाव था। इसके बाद निष्कर्ष आएंगे तो गांधी जी और अंबेडकर दोनों ने भारतीय समाज में दलितों के अधिकारों और सम्मान के लिए कार्य किया, लेकिन उनकी पद्धत और दृष्टिकोण में मौलिक अंतर था। गांधी ने हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था के भीतर सुधार की कोशिश की। अंबेडकर ने हिंदू धर्म की सामाजिक व्यवस्था को अस्वीकार कर एक नई सामाजिक संरचना की वकालत की। अगर आप लोग फूले मूवी देखेंगे तो उसमें इसी चीज का दिखाया गया है कि वो लोग जो अछूत जात के लोग होते, शूद्र लोग होते हैं, वो कहते हैं वो हम अपने सारे काम खुद करेंगे। यानी कि जो शादी विवाह है वो हम खुद मंत्र वगैरह पढ़ेंगे। इसके बाद वो लोग कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में क्या होता है वो आप लोग मूवी में देख लीजिएगा। अतः यह कहा जा सकता है गांधी जी सुधारवादी थे, वही अंबेडकर क्रांतिकारी सामाजिक न्याय के प्रतीक थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भाषाई राज्यों के विचार पर अंबेडकर के क्या विचार थे? यानी कि भारत में भाषाई राज्य बनने चाहिए थे, उस पर क्या विचार थे अंबेडकर जी के, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो ये पूरी यूनिट है ये अंबेडकर जी के बारे में है, तो अछूत के लोगों के बारे में यहाँ पर बात होगी। तो अगर आप लोग इसको समझना चाहें तो अच्छे से समझेंगे। अगर आप, जैसे उन्होंने गुलामगिरी, एक जो है ज्योतिबा राव फूले के ऊपर ये मूवी बनी हुई है, और उन्होंने एक गुलामगिरी जो नाम की जो है पुस्तक भी लिखी थी, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो पिछले समय जो अछूत चलती थी, यानी कि जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसे काम करती थी, यानी कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था थी, वो कैसे काम करती, तो उसको आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अब जो वर्तमान में इतना सब कुछ अब नहीं रह गया है, लेकिन गांव में अभी फिर भी देखने को मिल जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विचार न केवल स्वीकार किया, बल्कि उसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और सामाजिक न्याय की दिशा में एक आवश्यक कदम भी माना।
हालांकि उन्होंने इस व्यवस्था की जड़ें जुड़ी कुछ संभावित खतरों चुनौतियों की भी प्रति चेताया। अम्बेडकर का दृष्टिकोण संतुलित यथार्थवादी और दूरदर्शी था। देखिए, उन्होंने भाषाई राज्यों के गठन को स्वीकारा भी था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि इससे संभावित खतरे और चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं। वो आगे चलकर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अम्बेडकर का मूल प्रस्ताव क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स 1955 में भाषाई राज्यों के गठन का सैद्धांतिक समर्थन किया और उनका मानना क्या था? भाषा किसी भी समाज की सांस्कृतिक पहचान का मुख्य आधार होती है। यानी कि भाषा अगर हमको किसी की पहचान करनी है, जैसे मान लीजिए कोई यूपी का लड़का आता तो बोलता तो हम तुरंत पहचान लेते हैं कि वो यूपी का है। यानी कि भाषा से हम लोग संस्कृति की पहचान कर सकते हैं। यदि राज्य किसी विशेष भाषा समूह पर आधारित हो तो वहां शासन और प्रशासन जनता के लिए अधिक सुलभ, उत्तरदायी और प्रभावी होता है। उनका कहना था कि जब नागरिकों को प्रशासन उनकी भाषा में मिलेगा तो लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। इसके बाद आते हैं भाषाई राज्यों के पक्ष में अम्बेडकर के क्या तर्क थे। यानी कि भाषाई राज्यों के पक्ष में अम्बेडकर जी के क्या तर्क थे, वो भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला तर्क था उनका लोकतंत्र की मजबूती। अगर भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा तो लोकतंत्र की भी मजबूती होगी। कैसे होगी मजबूती? भाषाई राज्य शासन को आम जनता की भाषा में लाते हैं, जिससे लोग अधिक सक्रिय रूप से शासन में भी भागीदारी करते हैं। जैसे अभी जो वर्तमान में अगर कोई सरकार किसी जनता से निर्णय लेना चाहती है, आम लोगों से निर्णय लेना चाहती, तो वो क्या करती है, यूट्यूब वगैरह या फिर किसी वेबसाइट पर अपना जो है वोट पोर्टल लॉन्च कर दी, वहां पर आपसे पूछती, सुझाव पूछती। लेकिन गांव के लोगों को तो इतनी जानकारी है नहीं फोन के बारे में। तो इससे क्या होता है, इससे जो जनता की भागीदारी वहां पर जो है आम लोगों की भागीदारी नहीं हो पाती है। इसके बाद है सांस्कृतिक और भाषाई संरक्षण। यानी कि प्रत्येक भाषा की एक संस्कृति की वाहक होती है। भाषाई राज्य उस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और पहचान को संरक्षित और विकसित कर सकते हैं। यानी कि जो भाषा होती है वो संस्कृति की वाहक होती है। भाषाई राज्य उस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और पहचान को संरक्षित और विकसित कर सकते हैं। शिक्षा में सुधार और सामाजिक समानता। जब शिक्षा मातृभाषा में होगी तो वह अधिक प्रभावी होगी और समाज के गरीब व पिछड़े वर्ग भी शिक्षा का लाभ उठा सकेंगे। इसके बाद है भाषाई राज्यों के खतरों को लेकर अम्बेडकर की आशंकाएं। यानी कि इसको लेकर कुछ खतरे भी थे। खतरे क्या, वो देख लेते हैं। सबसे पहला खतरा था जातिवाद वर्चस्व की आशंका। उन्होंने चेताया कि भाषाई राज्यों में कुछ प्रभावशाली जातियां सत्ता पर एकाधिकार कर सकती हैं, जिससे दलितों और पिछड़े वर्गों को और अधिक हाशिए पर धकेला जा सकता है। यानी कि उन्हें और अधिक पीछे किया जा सकता है। मान लीजिए कोई स्टेट है, अगर भाषा के आधार पर विभाजित है, तो वहां पर क्या होगा, कोई जो अधिक जाति होगी वो क्या करेगी, जो कम समुदाय के लोग, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको उन पर क्या कर लेगी, एकाधिकार कर लेगी। जिससे क्या होगा, जिससे दलितों और पिछड़े वर्गों को और अधिक जो है पीछे धकेल दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय एकता को भी इससे खतरा है। कैसे खतरा है देखते हैं। अंबेडकर ने ऐसा आशंका जताई कि भाषाई पहचान यदि राष्ट्रीय एकता से ऊपर आ जाए तो इससे देश में विभाजनकारी प्रवृत्तियां जन्म ले सकती हैं। यानी कि भाषाई पहचान को राष्ट्रीय एकता से अगर हम लोग ऊपर कर देंगे तो इससे देश में विभाजनकारी प्रवृत्तियां जन्म ले सकती हैं। मतलब कि तेलंगाना कुछ दिनों बाद कहेगा कि हम अलग होना चाहते हैं, तो केरला कहेगा मैं अलग होना चाहता हूं। तो ये अलग अलग क्या होगा, इससे क्या होगा, राष्ट्रीय एकता पर जो है खतरा आएगा। इसके बाद है नवीन संघर्षों की शुरुआत। उन्होंने संकेत दिया कि भाषाई राज्यों के निर्माण में सीमाओं का विवाद, आर्थिक संसाधनों का बंटवारा और प्रशासनिक टकराव जैसे नए मुद्दे सामने आ सकते हैं। अब भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन होगा तो आर्थिक संसाधनों का बंटवारा भी होगा, सीमाओं का विवाद भी होगा। ये सारी चीजें जो नए मुद्दे सामने आ सकते हैं। इसके बाद अम्बेडकर ने इसके समाधान क्या दिए। भाषाई राज्यों के समर्थन के साथ अम्बेडकर ने कुछ नीतिगत उपाय भी सुझाए। राष्ट्रीय एकता सर्वोपरि होनी चाहिए। यानी भाषाई राज्यों के साथ साथ सबसे ऊपर क्या होना चाहिए, सबसे ऊपर हमारी राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए। भाषाई पहचान को भाषाई पहचान का सम्मान हो, लेकिन वह राष्ट्रीय एकता और अखंडता से ऊपर ना हो। यानी कि हमको भाषाई जो पहचान है उसको सम्मान सम्मान तो देना है, लेकिन वह राष्ट्रीय एकता और अखंडता से ऊपर नहीं है। केंद्रीय सत्ता को मजबूत रखा जाए। भारतीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार की भूमिका प्रमुख होनी चाहिए। अगर हमको भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना है तो वहां पर जो है केंद्र को हमको पावर देनी होगी, क्योंकि अगर हम लोग जो है स्टेट को पावर दे देंगे तो उससे प्रॉब्लम आएगी। इसलिए केंद्र को सबसे ज्यादा पावर दी गई है।
इसके बाद है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। भाषाई राज्यों में निवास करने वाले अल्पसंख्यक भाषाई और सामाजिक समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान किए जाएं। इसके बाद उनकी संविधान में क्या भूमिका थी, तो संविधान सभा में अंबेडकर ने भाषाई राज्यों की मांग का समर्थन तो किया, लेकिन यह भी कहा कि भारत को जब तक एकजुट और स्थिर राष्ट्र के रूप में मजबूत नहीं किया जाता, तब तक भाषाई राज्यों का गठन थोड़ा स्थगित किया जाना चाहिए। यानी कि देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों को तब तक नहीं बांटा जा सकता जब तक भारत को स्थिर राष्ट्र के रूप में मजबूत नहीं बनाया जाता है। इसके बाद निष्कर्ष देखेंगे, तो निष्कर्ष में डॉक्टर अंबेडकर ने भाषाई राज्यों के गठन को भारत की लोकतंत्र और प्रशासनिक दक्षता की दृष्टि से एक सकारात्मक कदम माना। उन्होंने इसे भाषा और संस्कृति की रक्षा, लोक प्रशासन को जनमोन्मुख बनाने और शिक्षा के प्रसार का साधन बताया, लेकिन साथ ही उन्होंने जातीय वर्चस्व, राष्ट्रीय विघटन और प्रशासनिक जटिलताओं जैसी संभावित समस्याओं के प्रति सजग भी किया था। तो ये 3 क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हुए हैं। अगली क्लास भी आएंगी, एक एक करके सभी क्लासेस आपको मिलेंगी, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। सभी क्लासेस को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, जिससे आपका जो है जून 2025 जो एग्जाम है वो अच्छे से हो सके। गेस पेपर आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने ये गेस पेपर्स आपके लिए तैयार किए हुए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसी दूसरी क्लास आएगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा।